चलो बच्चों, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना उससे रिलेटेड है। आपने रिटर्न टू स्केल पढ़ा था। रिटर्न टू स्केल क्या बोलता है कि सर जी, जब लॉन्ग रन में जब इनफ टाइम होता है बिजनेसेस के बाद में पास में, तो वो अपने फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों को चेंज करते हैं। करते कि नहीं करते? क्योंकि उनके पास इतना वक्त होता है। लॉन्ग रन मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद, जब आपकी इनफ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे बताओ। आप अपने फिक्स कॉस्ट को भी, फिक्स फैक्टर्स को भी इंप्रूव कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, और वेरिएबल फैक्टर्स को भी। तो दोनों ही वेरिएबल होते हैं यहाँ पर लॉन्ग रन में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और लॉन्ग रन में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। अब लॉन्ग रन में बहुत सारे शॉर्ट रन होते हैं छोटे छोटे से, क्योंकि आप, यार आप सोचो ना, 1 साल का फाइनेंशियल ईयर लेते हो तो 3 महीने के 4 क्वार्टर्स भी तो होते हैं। तो हर हर 3 महीने में, हर महीने में आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजीज, बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस के फैक्टर्स, बिजनेस के डिसीजन चेंज होते हैं। तो एवरी लॉन्ग रन डिसीजन कंटेन वेरी शॉर्ट रन डिसीजंस। तो वैसे ही एक बहुत बड़ा खर्चा अगर आपका है 10 साल का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो उसमें बहुत सारे शॉर्ट रन कॉस्ट भी होंगे। कभी आप लेबर को कम करोगे, कभी आप ज़्यादा करोगे, कभी मशीन को चेंज करोगे, कभी मशीन को मेंटेन करोगे, कभी अलग लेबर लाओगे, कभी कहीं और से रॉ मटेरियल लाओगे, तो चेंजेस तो आएंगे ही। यही हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग रन में। किसमें? लॉन्ग रन में। हर फैक्टर क्या है यहाँ पर, जल्दी बोलो। हर फैक्टर क्या है, अपन ने पढ़े हैं, भूलना नहीं है। हर फैक्टर क्या है यहाँ पर, टेल मी। एवरी फैक्टर इज वेरिएबल इन लॉन्ग रन। ओके, है ना? बस भूलना नहीं है भाई, भूलेंगे तो दिक्कत में आ जाएगी। चलो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। कुछ चीजें जो आपको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, कि आप पढ़ो तो आपको काम आए। देखो, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ध्यान देना, हर लॉन्ग रन में मैंने बोला शॉर्ट रन, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे से प्लानिंग होती है, छोटे छोटे से तरीके होते हैं आपके। यहाँ आ जाएगा आपका आउटपुट, यहाँ आ जाएगा आपका, है ना, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और यहाँ आ जाएगा ओरिजिन। इनिशियल लेवल पर आपका जो कॉस्ट है वो, स्पेशली फिक्स कॉस्ट, वो जीरो होता है कि ज़्यादा होता है? सर ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको लैंड बिल्डिंग पे तो खर्चा करना ही करना है। फिर जैसे जैसे आप आउटपुट को बनाते हो, वैसे वैसे आपका खर्चा रिकवर होता है। अब ध्यान देना, तो हर लॉन्ग रन में एक शॉर्ट रन भी, हर लॉन्ग रन में बहुत सारे शॉर्ट रन होंगे। पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने? शॉर्ट रन पीरियड्स आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न वाली सिचुएशन तो आएगी। तो हम उस शॉर्ट रन में क्या करेंगे, नई टेक्निक खोजेंगे, फिर नई तरीके से टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए लेबर्स लाएंगे, नए रॉ मटेरियल लाएंगे। ध्यान देना, ये हो गया आपका LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। मान लो ये फॉर एग्जांपल के तौर पर 5 साल का आपका फेज हो गया, 10 साल का समझ लेते हैं। लॉन्ग रन में यू हैव इनफ टाइम टू चेंज बोथ। बट इसमें आप छोटे छोटे से शॉर्ट रन भी तो रहेंगे, हर साल का एक अपना फेज रहेगा, हर साल का अपना एक तरीका रहेगा बिजनेस करने का। तो अलग अलग टेक्निक होगी, डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग प्लांट, है ना, करते ही हैं यार, हर कोई करता है। टीचर भी करता है, डॉक्टर भी करता है, हर कोई करता है, अलग अलग प्लांट, अलग अलग। बट वो शॉर्ट रन में ट्राई करता है, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में दिखता है। मान लो आपको भी आउटपुट बनाना है, अब अभी तो जीरो आउटपुट है, तो आपको कॉस्ट तो ज्यादा लगेगी इनिशियल लेवल पे, तो शॉर्ट रन भी ज्यादा लगेगा, लॉन्ग रन भी ज्यादा लगेगा इनिशियल लेवल पे। ये हमने एक शॉर्ट रन बनाया है, क्लियर है? शॉर्ट रन तो आपको पता ही है कैसे बनता है कर्व, आपके सामने अभी पीछे बनाया था मैंने, यू शेप रहता है, इनिशियल लेवल पे गिरता है, फिर बढ़ता है। गिरता क्यों है? इंक्रीजिंग रिटर्न। बढ़ता क्यों है? डिमिनिशिंग रिटर्न और निगेटिव रिटर्न। ये इसका मिनिमम, इसको नाम दे देते हैं अपन SAC1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पर 1। एक चीज गौर किया आपने,
कि जब SAC1 इंक्रीज हो रहा है, देखो डायग्राम में, तब भी LAC डिक्रीज हो रहा है, देखो गिर ही रहा है ना। तो लॉन्ग रन में तो आपका कॉस्ट कम हो रहा है, बट शॉर्ट रन में बढ़ रहा है, तो अपन तो शॉर्ट रन के हिसाब से डिसीजन लेंगे। आज अगर खर्चा नहीं निकलेगा तो लॉन्ग रन में क्या चार डालूंगा। तो हमें ऐसा कर्व ढूंढना है जो शॉर्ट रन में भी कम खर्चा दे और लॉन्ग रन में भी कम खर्चा दे। अब और एक और कर्व पे जाते हैं। प्लान चेंज किया हमने, अपना टेक्निक चेंज की, तरीका चेंज किया, आउटपुट बढ़ाया ना हमने, ये आउटपुट यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसको नाम दे दिया अपने SAC2। सर ठीक है, खर्चा इसका यहाँ कम आया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, मगर LAC यहाँ भी गिर रहा है। LAC क्या है यहाँ पर, नेगेटिव स्लोप। मगर हमें तो अपन ने देखें, समझ में आ रहा क्या है, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है। फिर एक अपन ने ला दिया जी ये यहाँ पर। अब ये तीसरे प्लांट में गए अपन, क्या हुआ, SAC का भी मिनिमम है कि नहीं है, और LAC का भी मिनिमम है। यानी इस पॉइंट पर क्या है आपका, SAC इक्वल्स टू LAC। हुआ कि नहीं हुआ, ये बेस्ट प्लांट हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बेस्ट प्लांट है आपका, इसी को चूज कर लेना चाहिए। अब लॉन्ग रन है, हम तो लॉन्ग रन में हर चीज़ें ट्राई करते हैं, तो और बहुत सारे प्लांट हम चूज करेंगे कि नहीं करेंगे। इसको SA5 SA4 SA6 नाम दे देंगे। तो शॉर्ट रन में ये सब आपको कॉस्ट कम करके देंगे, पर लॉन्ग रन में इनकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो पॉजिटिव स्लोप। तो जो राइट साइड वाले स्लोप है वो शॉर्ट रन में आपको कॉस्ट कम कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में बढ़ा रहे हैं। जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो शॉर्ट रन में आपके कॉस्ट को कम कर रहे हैं और लॉन्ग रन में भी कम कर रहे हैं। बट जो बीच वाला है ना, वो शॉर्ट रन में भी मिनिमम है और लॉन्ग रन में भी मिनिमम है। तो बीच वाला प्लांट आप चूज करोगे सबसे, जो बीच वाला है। तो इसका अच्छा इसमें किया ये कैसे पता किया आपने कि कौन सा प्लांट, कौन सा शॉर्ट रन कर्व आपके लिए बेहतर है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। प्लानिंग करके अलग अलग मेथड को ट्राई किया, तो इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हो। और एक लॉन्ग रन में बहुत सारे शॉर्ट रन है, इसको हम लोग एनवलप कर्व भी कहते हैं। एनवलप, एक एनवलप में पूरे। अच्छा LAC भी यू शेप्ड है, आपने देखा। इसमें कुछ चीजें पूछेगा वो, कि जब यहां पर शॉर्ट रन गिर रहा है तो आपने यही क्यों नहीं चूज कर लिया, तो उसका रीजन था ना ये वाले पोर्शन में, इनिशियल लेवल पर, इनिशियल SACs मूव डाउनवर्ड with downward movement of LAC, but with its डिक्रीजिंग पोर्शन, उसके गिरते पोर्शन पे वो उसे टच कर रहे हैं। ये उसका गिरता पोर्शन है ना LAC का। जो SAC3 हमने चूज किया, व्हाई वी चूज दिस, जल्दी बोलो। इन दिस short run average cost curve, LAC also minimum। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर आगे के जो SA4 था, SA4 SA5 SA6, in the short run they decrease तो हो ही रहे ना, मिनिमम पॉइंट तो उनका भी आ रहा है।
but in the long run LAC इंक्रीज, जो हमें दिख भी रहा है ना, शॉर्ट रन ये नेगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, ये बेस्ट है ये वाला। और ये शॉर्ट रन में तो कम दे रहे हैं बट लॉन्ग रन में तो बढ़ रहा है ना कॉस्ट। अपन तो रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग रन के सबसे देखेंगे ना अपन। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना अगर आपको समझ गया है तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, ओके। ये डायग्राम है, आपने मुझे बता देना आपको डायग्राम अगर समझा तो। ठीक है, और ये डायग्राम के पैराग्राफ में मत जाना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें से, ये वही लिखा है जो मैंने आपको उधर बोला, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको डाउट देगा। ये एक लाइन है, एलएसी जो है वो टेंजेंट है टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसएसी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबके मिनिमम पॉइंट पर एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है ना, सबके कर्व को मिनिमम से कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? तो टेंजेंट के कौन से पोर्शन वाले कर्व को हम चूज कर रहे हैं? सर जो एलएसी का फॉलोइंग पोर्शन है वहां पर हम आउटपुट को और बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमें एक बेहतर एसएसी भी मिल सकता है साथ में, है ना? तो जो शुरू वाले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर रहे हैं वो एलएसी के फॉलोइंग पोर्शन को कट कर रहे कि नहीं कर रहे? दीज आर द फॉलोइंग पोर्शन। और जो मिनिमम के बाद वाले एसएसीज हैं वो एलएसी के अपर पोर्शन को कट कर। क्लियर है? प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। किसी भी चीज को आप चूज करते हो मगर आप उसी प्लांट को चूज करोगे जहां पर आपका कॉस्ट मिनिमम होगा, लीस्ट कॉस्ट कर्व होगा, तो जहां शॉर्ट रन में भी मिनिमम हो और लॉन्ग रन में भी मिनिमम हो, तो ऐसा प्लांट चूज करो ना, सबसे बेस्ट यही है। अब यू शेप्ड क्यों आया? यू शेप्ड क्यों आया? तो इस पे अपने को जाने की बिल्कुल मतलब यू शेप्ड क्यों आया सर? क्योंकि लॉन्ग रन में मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर होगा, मेरा फिक्स कॉस्ट भी रिकवर होगा, वही लिखा है। और रिटर्न टू स्केल का डायग्राम अगर आपको याद होगा तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती। किस किस को रिटर्न टू स्केल का डायग्राम याद है? सर बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है, देखो एकदम बिल्कुल एक फॉर्मूले के हिसाब से होते हैं डायग्राम। देखो याद आया कुछ? देखना ऐसे ही कुछ था, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे ही कुछ था, इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न। और इसका कर्व कैसा था? कॉस्ट कर्व ऐसे। तो जब आपकी कॉस्ट कम तो रिटर्न ज़्यादा, फिर आपकी कॉस्ट थोड़ी सी इक्वल हो रही है, मतलब जितना खर्चा आउटपुट है उतना ही खर्चा है, तो ये वाले पोर्शन में आ गया। और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, ये LAC और ये रिटर्न टू स्केल। क्लियर है? क्लियर है? और यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलता, आपको ध्यान रखना है, यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। बस इसको पढ़ लेना है आपको। सुनो पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये आपने क्यों चूज किया? ये आपने बीच वाले पॉइंट के इधर वाले कर्व को क्यों चूज किया? क्योंकि आपके बेटर, और इधर वाले कर्व को क्यों नहीं चूज किया? ध्यान देना, इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है, जब आपके वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स, ध्यान देना, जब आपके वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स उनकी हर क्वांटिटी के साथ में आपको बेहतर रिटर्न्स देते हैं। क्या बोला मैंने? उनकी हर बढ़ती क्वांटिटी के साथ में जब वो बेहतर रिटर्न्स देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं? इन बेनिफिट्स टू द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और वही वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी अगर बढ़ती है और आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो लेफ्ट साइड में आप लिख लेंगे इकोनॉमीज है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और यही सेम लैंड सेम लेबर जब क्वांटिटी में बढ़ चुका है, जबकि नीड नहीं थी या हमने गलत प्लांट चूज किया, क्या बोलेंगे? डिसइकोनॉमीज। ओके, बस इसको अपने को लिखने का है, समझने का है। ये समझ में आ गया आपको तो पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। बट आप एज ए बिजनेसमैन कहाँ तक जाओगे? ये जो अंडरलाइन किया तो जरूर पढ़ना है। आप एज ए बिजनेसमैन कहाँ तक जाओगे? बिजनेसमैन
सर मैं एज ए रैशनल बिजनेसमैन यहाँ तक जाऊँगा एटलीस्ट मिनिमम पॉइंट तक, क्योंकि इसके ऊपर जाना तो बेवकूफ़ी है ना। यू शेप क्यों जाऊँ सर, जब अच्छा खासा मेरे को रिटर्न टू स्केल पे मिनिमम रिटर्न मिल रहा है, तो यही पॉइंट को चूज करूंगा मैं। तो बिजनेसमैन क्या कोशिश करता है, तो बिजनेसमैन कौन से पॉइंट को चूज करने की कोशिश करता है, ध्यान देंगे कि भाई मैं तो मिनिमम तक ही रहूं ना, इससे आगे क्यों जाऊंगा मैं बेवकूफ। तो वो एल शेप को चूज करने की कोशिश करता है। एल शेप ही तो बनाना है कि शॉर्ट रन में भी मिनिमम होते जाए, लॉन्ग रन में भी मिनिमम होते जाए। यहां थोड़ा ना जाऊंगा मैं, बेवकूफ थोड़ी ना हूं। ये इसको एल बोलते हैं। वो यू में जाने की कोशिश नहीं करेगा, यू में जाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में मुझे बताना। ओके, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पूरा समझेगा। अगर आप लोगों को रिटर्न टू स्केल क्लियर है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्लियर है, तो ये सब एग्जैक्टली अपोजिट है उसके। इकोनॉमिक्स मतलब बेनिफिट्स टू दी फैक्टर्स, डिसइकोनॉमिक्स मतलब नो बेनिफिट्स फ्रॉम दी एडिशनल फैक्टर्स। ठीक है, चलो मुझे बताओ फिर, समझा गया?